नमस्कार किसान भाइयों, साथियों, पशुपालकों और मेरे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जन्मदिन है। सभी जो मेरे दोस्त हैं या जो शुभचिंतक हैं सभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुबारकबाद या शुभकामनाएं दे रही हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा जो ये दिन है इसको बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मेरे कलीग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मेरे इस बर्थडे को बहुत ही स्पेशल रूप में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें क्या होता है कि कुछ गलती हो जाती है या जो प्रैक्टिशनर है उससे गलती हो जाती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसी गलती आप कभी ना करें, ध्यान रखें। क्योंकि उसने क्या किया था, एक भेज के आप आया था तो वो अचानक उस जगह पे चला गया था और जाने के बाद में उसने डिसीजन लिया कि पेट से गैस तुरंत निकाली जाए और जानवर को बचाया जाए। लेकिन उसने आनन फानन में कुछ गलती कर दी थी, उसका मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसका हम वीडियो भी बनाए हैं और उसका जो रिकवरी का वीडियो वो भी साथ में अटैच है। तो आप इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। उसने क्या गलती की थी, वो जाते तुरंत उसने पेट में एक निडल आती है जिससे हम आफरा निकालते हैं, जिसे रूमिनल कैनुला कहते हैं। और इसके थ्रू जो ही हम पेट में डालते हैं तो ये जो निडल है उसके थ्रू गैस बाहर निकल जाती है और और जानवर है उसको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो उसने किया तो अच्छा काम था, लेकिन ये गलती कर दी। क्योंकि जो इसके ऊपर जो कैप लगी हुई है जहाँ से हम सिरिंज फिट करते हैं, ये कैप बाहर निकल गई थी। तो उसने सोचा कि अब ये तो वापस इसमें फिट होगी नहीं, तो उसने जो नीडल थी उसके थ्रू ही सिरिंज से दवाई पेट में देनी शुरू कर दी। और इसमें गलती क्या होती है कि जो पेट होता है वो हमेशा घूमता रहता है, मोटिलिटी करता रहता है, रूमन होता है वो घूमता रहता है। तो उसकी वजह से ये नीडल क्या हुआ था, एकदम अंदर चली गई। उसने कोशिश की तुरंत निकालने की फोर्सेप से, लेकिन वो क्या हुआ कि रोमन की मोटिलिटी की वजह से और अंदर चली गई और वो पेट में चली गई। तो इसलिए वो घबरा गया था और पशुपालक था, उसने कह दिया कि सर ये निडल अब अंदर चली गई, अब मेरा पशु मर जाएगा। तो कहा इसका तुरंत निकालने की व्यवस्था करें। तो उसने समझाया, लेकिन पशुपालक का मेरे को कोई मतलब नहीं, आप तुरंत इस निडल को निकलवाएं। तो उसने मेरे को फ़ोन किया और मैं कहीं फील्ड में था उसी समय। तो मैं वहाँ तुरंत थोड़ी देर में पहुँच गया। पहुँचने के बाद में मैंने पशुपालक को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी हाथों हाथ निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको एक दो दिन में निकाल सकते। बोला नहीं सर, मेरे को तो अभी निकालना है इसको। तो हमने हमारे पास एक दो एल से रहता है हमेशा ही। तो हमारी टीम ने काम शुरू किया और उसको ऑपरेशन करके कैसे निकाला उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो ऐसी गलती कोई भी प्रैक्टिशनर नहीं करे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभार पशुपालक को नुकसान हो जाता है और आपकी छवि भी उसमें खराब हो सकती है। तो ऐसी गलती नहीं करे। अगर नीडल टूट जाती है या नीडल का जो ऊपर का पोर्शन वो बाहर निकल जाता है, उसके बाद में उसको इंट्रारूमिनली कोई भी तरह की किसी भी तरह की इंट्रारूमिनली जो मेडिसिन है उसको देने के लिए उसको यूज नहीं करें, और इसका आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले उस जगह को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ कर ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम साबुन से अच्छी तरह से उस जगह को साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में उस जगह को हम शेविंग कर लेंगे। शेविंग करने के बाद में हमारे पास जितने भी औज़ार है उसको स्टेरिलाइज़ करेंगे। स्टेरिलाइज़ करके उसके अंदर प्रोविडीन और स्पिरिट डाल देंगे। और उसके बाद में जो लोकल जगह है उसको प्रोविडीन, आयोडीन और स्पिरिट से एसेप्टिक करके वहाँ पे लोकली हम लिग्नोकेन लगा रहे हैं। लिग्नोकेन से वो जगह सुन्न हो जाएगी और उसके बाद में वहाँ इंसिजन लगाएँगे, तो जानवर को बिल्कुल पेन नहीं होगा। और उससे पहले हमने हल्की सी जाइलाजीन लगा दी थी 0.5 ml आईवी। अब हम इंसिजन दे रहे हैं। इंसिजन इतना बड़ा देंगे ताकि हमारा हाथ इजीली पेट में पहुँच जाए और उसकी साइज़ इतनी रहे कि हमारा हाथ अंदर डालने पर आसानी से रुमन तक हम अप्रोच कर जाएँ। और कई बार क्या होता है कि स्किन के नीचे हल्का-सा फेशिया होता है, तो फेशिया को हम सीज़र से काटेंगे, कैंची से काटेंगे ताकि ब्लीडिंग सीज़र से फेशिया को अलग कर रहे हैं। उसके नीचे मसल्स की लेयर है, तो मसल्स की लेयर को हम भी कैंची से ही अलग करेंगे। और अगर लगेगा हमें कि इसको काटना है तो उस मसल को हम काटेंगे, लेकिन हम उसको कैंची से सेपरेट करते जाएँगे।
जो ओब्लिक मसल है उसको हम काटेंगे, जो ट्रांसवर्स है उसको वैसे ही रखेंगे, उसको काटेंगे नहीं, उसको खाली सेपरेट कर देंगे। अब हम इसके बाद में देखते हैं वो रूमन को हम होल्ड करेंगे। हमारे पास टिश्यू फोर्सेप है, उससे हम रूमन को होल्ड कर रहे हैं और बाहर निकाल के उस पे इंसिजन लगा रहे हैं। क्योंकि जो रूमन बाहर रहेगा तो इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे, इसलिए हम टिश्यू फोर्सेप से रूमन को होल्ड कर लिए हैं। क्योंकि हमारे पास वेंगार्ड रोमेंटोमी सेट अभी एकदम इमरजेंसी ऑपरेशन होने से उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम टिश्यू फोर्सेप से रूमन को होल्ड करके हम नीडल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसको पूरा ओपन कर लेंगे ताकि जितना हमारा हाथ आसानी से पहुंच जाए उतना रूमन को ओपन करेंगे। अब हम हमारे हाथ में ये जो नीडल टूटी हुई थी वो मिल गई है, आप देख रहे हो ये 11 नंबर रूमिनल कैनुला है और ये इसके अंदर टूट गया था और ये हम बाहर निकाल लिए हैं और पशुपालक भाई को दिखा भी दिया है। अब हम वापस सूतरिंग की तैयारी करेंगे। सबसे पहले जो रूमन है उसको अच्छी तरह से सूचर कर लेंगे और पहले साफ कर ली उस जगह को, और बाई चांस कोई जगह पे कचरा रह जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल रह जाते हैं या रूमिनल कंटेंट रह जाते हैं, उसको एनएस से वॉश करके फिर सूतरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो हम ये एनएस से वॉश कर रहे हैं, हमें लगा यहाँ पे कुछ जो पार्टिकल रह गए हैं उसको एनएस से वॉश कर लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर हम जो मसल्स है उसकी सूतरिंग कर देंगे। उसके बाद में हम स्किन की सूतरिंग कर देंगे। अब ये स्किन की सूतरिंग कर रहे हैं, ये हम इंटरप्टेड सूचर काम में ले रहे हैं ताकि अगर एक धागा खुल जाए तो पूरी गांठें नहीं खुले, सिर्फ एक ही जो गांठ है वो खुले, बाकी के जो सूचर है वो वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए अब ये हम लास्ट टच पॉइंट दे रहे हैं सूतरिंग को, अच्छी तरह से सूतरिंग कर लेते हैं और आप कई दिनों बाद देखोगे बिल्कुल एकदम साफ दिखाई देगा। यहाँ आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन हुआ है। अब थोड़ा हल्का एक सूचर खुला ताकि वहाँ पर कोई भी अगर हल्का सा इन्फेक्शन हुआ उस जगह से उसको हम वापस दबा के निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बैंडेज बांध देंगे और उसके ऊपर लगातार दवाई डालते रहेंगे ताकि वो दवाई काफ़ी लंबे समय तक इस जगह पे टिकी रहे। इसलिए हम उस जगह को बैंडेज से बांध देंगे। उससे पहले हमने धागे छोड़ दिए थे बांधने के लिए, इससे हम इस बैंडेज को बांध रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर स्पिरिट लगा देंगे और जो पशुपालक है उसको बता दिया गया है कि 15 दिन तक लगातार आप इसके ऊपर स्पिरिट डालते रहें और 3 दिन तक आप जो हमने अभी एंटीबायोटिक लगाई है जैसे सेफ्ट्रीफर सोडियम वो 3 दिन तक फॉलो करें। एनाल्जेसिक, मेलोक्सी और सीपीएम हमने लगा दिया है और 3 दिन तक उसको लगवाने के लिए बोल दिया गया है। वो 3 दिन तक इंजेक्शन लगवा लेगा। अब हम इसके ऊपर स्पिरिट डाल के थोड़ा प्रोविडिन और डाल रहे हैं ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो उस जगह पे, और लोकल साइट पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें टाँके खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कंप्लीट ऑपरेशन हो गया और इसके बाद में जो भैंस रिकवर हुई है उसका लगभग 25-30 दिन के बाद में ये वीडियो बनाया गया है। बिल्कुल आपको पता ही नहीं लग रहा है कि ये जानवर बिल्कुल रिकवर हो गया। हल्की सी वो धारी जैसी दिखाई दे रही, वहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक धारी जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये टाँके लगे हुए थे, जो हाथ फेर रहे हैं वहाँ पे ये टाँके लगे हुए थे उस जगह पे। वो अब बिल्कुल स्वस्थ है भैंस, बिल्कुल खाना-पीना कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पशुपालक का खाली वहम था कि मेरे भैंस को कुछ हो जाएगा, लेकिन वहम निकालना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये ऑपरेशन किया और भैंस बिल्कुल स्वस्थ है। हमें बहुत खुशी है। इसलिए पशुपालक भाइयों, आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।